सिविक्स चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके सारे टॉपिक्स को इस एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर लिया गया है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक ये सिंगल वीडियो देखना है और आपके सारे डाउट्स इन सारे टॉपिक्स इस एक सिंगल वीडियो में ही कवर होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो, हमारे इंडिया के अंदर क्रिमिनल जस्टिस जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है ना, कभी कभी कि लेट्स सपोज देखो आपके घर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप दो बहन भाई हो, ठीक है, या फिर दो भाई भाई हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हो, पानी पी रहे थे बोतल से, अचानक से क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी बोतल नीचे गिर जाती है पानी की, ठीक है। पूरा फर्श गंदा हो जाता है, जो भी कारपेट वगैरह बिछा रखे थे सब गंदे हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे? भाग जाओगे, ठीक है। अब आप निकल जाओगे वहां से। अब आप तो निकल गए, ठीक है, बट आपका भाई आ गया उस जगह पे, ठीक है। अब आपका भाई आया, भाई आके बैठ गया, उसके बाद में पता पड़ा कि यहाँ पे तो नीचे पानी गिरा हुआ है। वो जब तक सोचता, जब तक आपकी मम्मा सामने से आ गई, वो देखती कि पानी गिराया, ये बैठा है, पानी नीचे गिरा है, बोतल वहां गिरी है, मतलब किसने किया है ये काम? मतलब ये जो सोफे पे बैठा है ना, इसी ने पानी गिराया होगा जरूर। अब आपकी मदर ने किसे देखा? आपके भाई को देखा, ठीक है, उसने पानी गिराया। अब उन्हें क्या लगने लगा कि इसने पानी गिराया, पानी तो आपने गिराया था, याद है। और नाम किसका आ गया? नाम उसका आ गया। अब फर्स्ट तो वो गया ना। अब ऐसे में बात आती है कि अब उस बच्चे को बोला जाता है कि इधर आ, पानी क्यों गिराया, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। वो बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है। अब वो एविडेंसेस, अब बात आती है कि वो तो कह देता है, मना कर देता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, जरूर है ना चिंटू ने किया होगा। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा, फिर उसकी मम्मी सोचती है कि अच्छा चिंटू ने किया था, तो तू कहाँ था, तू बता। अब वो बोलता है कि मैं तो अभी क्या कहते हैं पुष्पा के घर गया हुआ था, ठीक है। और क्या, पुष्पा के घर गया हुआ था उसकी नोटबुक लेने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो, वो मेरे रूम के अंदर जाके पुष्पा की नोटबुक पड़ी है मेरे रूम के अंदर। वो जाते हैं रूम के अंदर, देखते हैं और देखते हैं कि नोटबुक पड़ी है। तो अब बेसिक क्या हुआ कि नोटबुक देखते उसकी मम्मी ने सोचा कि एविडेंस तो है कि ये पुष्पा के घर गया है और नोटबुक लेकर आया है, ठीक है। अब बात आती है आपकी चिंटू की। तो चिंटू कहाँ था? अब चिंटू को पकड़ने के लिए मम्मी पीछे जाती है, उसको पकड़ के लाती है कि तू इधर आ। अब बता किसने गिराया ये? चिंटू पहले तो मना कर देता कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, जरूर इस मिंटू ने किया होगा, मेरे को तो कोई पता ही नहीं, मैं तो बाहर था, खेल रहा था। अब बाहर खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था? कि मैं तो लेट सपोज सुनील के साथ खेल रहा था। अब वो जाते हैं, सुनील अगर पूछते हैं कि क्या ये आपके घर खेल रहा था, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे घर आया ही नहीं। अब वो पकड़ा गया ना। अब देखो इस चीज में हुआ क्या ना कि क्रिमिनल जो था ना, क्रिमिनल ने अपना दिमाग लगाया और वो वहां से निकल गया, कट गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो क्राइम जिसने नहीं किया था वो फंस गया। अब उसके पास एविडेंस है, इसलिए वो बच गया। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, उसके अंदर हम अब ऐड कर देते हैं हमारी सोसाइटी को। सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि यही चीज देखी जाती है कि क्राइम कोई और करता है, ठीक है, और सोच लिया जाता है कि क्राइम किसी और ने किया है, ठीक है। लेट सपोज एक था सुनील ने क्राइम किया, पर सुनील वहां से निकल गया और वहां पे आ गया मुनील। अब मुनील वहां था, मुनील के हाथों में बेसिकली वो चीज थी जो बेसिक लेट सपोज कि कोई भी जो क्राइम किया होगा उससे रिलेटेड वो एविडेंस उसके हाथ में लग गया। अब हुआ क्या ना कि लोगों ने देखा मुनील को और उसके हाथ में उस एविडेंस को देख लिया। तो अब लोग क्या सोचेंगे कि मुनील ने कुछ क्राइम किया है। पर क्या मुनील ने कुछ किया था? मुनील ने तो कुछ नहीं किया, काम तो सुनील ने किया था, पर सुनील तो निकल गया। अब ऐसे में क्या होगा ना कि मुनील के ऊपर केस चलाया जाएगा, पुलिस उसको लेके जाएगी, अब केस वेस चलाए जाएंगे। तो ऐसे में होगा क्या, मुनील ने कुछ नहीं किया ना, पर उसको जरूरत है किसकी? अब जस्टिस की। तो यह सिस्टम हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। बेसिकली यह जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझ लेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम यह क्या देखेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। यह जो वीडियो है वो इसके इंट्रोडक्शन को समर्पित है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो देखो, सबसे पहले ये चीज रखो दिमाग में कि आखिर ये क्रिमिनल, बेसिकली क्रिमिनल वगैरह ये क्या होते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखो, हमारे इंडिया के अंदर जुडिशरी है जो एक लीगल सिस्टम को फॉलो करती है। और लीगल सिस्टम की दो ब्रांचेस है, एक है क्रिमिनल लॉज की, एक होती है सिविल लॉज की। सिविल लॉज अभी हमें ध्यान नहीं देना है, अभी हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉज की। क्रिमिनल लॉज जो है वो बेसिकली जो क्राइम्स होते हैं उससे डील करता है, ठीक है। सिविल लॉज जो होते हैं, जो सिविली बेसिकली हमारे जो जनरल लाइफ के अंदर कोई केसेस वगैरह हो जाते हैं उससे डील करता है। अगर अच्छे से देखना हो, समझना हो, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम देख सकते हो, जाके वीडियो बन रखा है। अब हम है ना एक स्टोरी की बात करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी लॉ को वायलेट करता है तो बेसिक होता क्या है, जैसे कि लेट सपोज है ना कि कुछ क्राइम हुआ है। अब क्राइम हुआ है, क्राइम होते ही मतलब उसने कोई लॉ को वायलेट कर दिया। वायलेट करते ही अब हम कहां जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। अब पुलिस क्या करेगी?
पुलिस एफआईआर लिखेगी, उसकी जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगी। ठीक है, आप जाते हो, देखा होगा ना आपने मूवीज के अंदर होता क्या है कि कोई भी क्राइम होता है तो जिस पर्सन को हार्म होता है वो कहाँ जाता है, वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस को कहता है कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो पुलिस क्या करती है ना, रिपोर्ट बनाती है, एफआईआर लिखती है कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया है। अब बेसिकली पुलिस ने तो अपने क्या किया, रिपोर्ट बना दिया। रिपोर्ट बनाने के बाद क्या होती है, पुलिस बेसिकली अरेस्ट करती है पर्सन को। ठीक है, क्यों अरेस्ट करती है, क्योंकि बेसिक उसकी रिपोर्ट लगाई है, उसकी एफआईआर लगाई है। अब एफआईआर लगा दी है, इसका मतलब यही है ना कि उस बंदे ने कोई क्राइम किया होगा। पुलिस ने तो ये मान लिया। अब क्राइम किया है नहीं किया है वो आगे की बात है, पर अभी के लिए पुलिस के लिए उस बंदे ने क्राइम किया है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट कर लेगी तो पुलिस का काम सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है। वो ऐसा वाला मूवी वाला सीन नहीं कि यहाँ पे पुलिस भी हम है, जज भी हम है, हम ही न्याय देंगे, हम ही ये करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिस का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको अरेस्ट करना। उसके बाद पुलिस क्या करती है, एविडेंसेस की तलाश करने लग जाती है। पहले तो उस पर्सन को एक है ना बेसिकली अपना जो है ना अरेस्टिंग सिस्टम में डाल देती है, फिर उसके बाद वो करने क्या लग जाती है, उसके बाद वो एविडेंस की तलाश करने लग जाती है, एविडेंस जुटाती है। जब उसके पास एक प्रॉपर एविडेंस आ जाते हैं तब वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल कर देती है उस बंदे के रिगार्डिंग। यह पूरा पुलिस का काम होता है, पुलिस का रोल यहीं पे खत्म होता है। यहां से स्टोरी शुरू होती है जुडिशरी की, कोर्ट की। अब कोर्ट क्या करता है, ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट को अगर उस बंदे के अगेंस्ट में कोई एविडेंस ज्यादा मिल जाते हैं तो वो उसको बेसिकली पनिश कर देता है, अगर उसको एविडेंस नहीं मिलते हैं तो वो उसे पनिश नहीं भी करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वो डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। अब डिसाइड कौन करेगा, तो वो करेगा कोर्ट। अ पर्सन अरेस्टेड, कोर्ट डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, पुलिस का काम खत्म यहीं पे। अब यह जो पर्सन है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ होना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट क्यों डिसाइड कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। क्यों, क्योंकि हर एक पर्सन को अपने आप को निर्दोष साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब हर एक पर्सन के पास ये एक है ना बेसिक एक पावर होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक है ना गिल्ट, एक है ना बेसिकली उस गिल्टी का जो उसके ऊपर धब्बा लग चुका है ना कि आप गिल्टी हो, आपने क्राइम किया है, उसको हटा दे, इतनी उसके पास एक है ना बेसिक टाइम पीरियड मिलना चाहिए, उसको एक प्रोसेसर मिलना चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों आज के इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो देखो बच्चों होता क्या है ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इसमें से एक है फिक्शनल केस टू अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक एग्जाम्पल है, फिक्शनल मतलब एक है ना यूं ही उड़ता हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे लाके दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस का रोल देखेंगे। डीके बासु की गाइडलाइंस को हम देखेंगे कि आखिर डीके बासु ने इस रिगार्डिंग क्या कहा है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग। फिर हम देखेंगे एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, आखिर ये क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सभी। फिर हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। अब इन सभी के अंदर जुडिशरी मतलब कोर्ट के अंदर बैठने वाले जज का क्या रोल है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ हम एंड के अंदर वैल्यू समझेंगे फ्री ट्रायल की कि आखिर फ्री ट्रायल क्यों जरूरी है, फ्री ट्रायल क्या होता है। देखो यह जो अपना जस्टिस सिस्टम का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं उसके अंदर आपको बेसिक 4 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। मेन जो एक्टर है ना वो 3-4 है इसके अंदर। ओके ना, अब देखो एक है मिस्टर सिंधे, क्या है, एक है मिस्टर शिंदे। अब अगर मिस्टर है तो उनकी कोई मिसेज भी होंगी, तो एक हो गए उनकी मिसेस सिंधे। ओके, अब मिस्टर सिंधे हो गए, मिसेस सिंधे हो गए, ये दोनों है ना हस्बैंड वाइफ थे। तो चलो ये 2 पात्र हो चुके हैं, 2 कैरेक्टर हो चुके हैं। इनके अलावा 2 कैरेक्टर और भी है हमारे पास, जिसमें से एक का नाम है शांति। ठीक है, मन की शांति नहीं है ये एक फीमेल है जो एक है ना लेट्स सपोज एक मेड है। ठीक है ना, घर के काम कराने में मिसेस सिंधे की हेल्प कराते हैं। ओके, और एक इन्हीं के ही भाई है जिनका नाम है सुशील। क्या नाम है, सुशील। हमें कैसी कन्या चाहिए, हमें सुशील कन्या चाहिए। ठीक है, तो इनका नाम है सुशील। अब देखो स्टोरी कुछ ऐसी है ना बच्चों, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो ये तो समझ गए होंगे कि या तो मिस्टर सिंधे मिसेस सिंधे ने कोई क्राइम किया होगा या फिर सुशील या शांति में से किसी ने कोई क्राइम किया होगा। ठीक है, एक दिन की बात है, इस स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं एक दिन की बात से। ठीक है, एक दिन की बात है, मिसेस सिंधे जो है वो अपने ड्रॉअर को चेक कर रही होती है, मतलब कहीं जाना था घूमने करने, तो वो अपने ड्रॉअर को चेक कर रही होती है। ड्रॉअर में वो पाती है कि उनकी जो गोल्ड चेन है ना बेसिकली वो वहां पे नहीं है। तो अब ऐसे में उन्हें लगता है
कि हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं है, कोई घर से बेसिक हम लोगों के अलावा कोई जाता आता नहीं है, तो उसके बावजूद जो हमारे यहाँ पे जो गोल्ड की चेन पड़ी थी वो गई कहाँ? आखिर कहीं तो गई होगी ना, मतलब ऐसा तो नहीं उसके पैर लगे हुए हैं, चल के है ना लेट्स सपोज कहीं रेस्टोरेंट चली गई पिज्जा विज़्ज़ा खाने के लिए, ऐसा तो कुछ था नहीं, ठीक है? तो वो सोचती कि आखिर वो गया तो गया कहाँ? फिर वो जाती है अपने हस्बैंड के पास। अब हस्बैंड उनके पास जाते हैं और वैसे वो चिल्ला रहे होते हैं कि भाई कितनी देर हो गई, जाना नहीं है क्या बाहर? तो मिसेस सिंधे बोलती है कि मुझे अपनी सोने की जो चेन है ना वो तो मिल ही नहीं रही। अब सोने की चेन नहीं मिल रही और अपने घर में तो कोई है ना बेसिकली आता भी नहीं है, पर अपने घर में एक मेड है जिसका नाम है शांति। हो सकता है कि ये जो शांति है ना, इस शांति ने हमारे घर में अशांति फैला दी है। तो अब ऐसे में शक के बिहाफ पर मिसेस सिंधे जाती है शांति के पास कि शांति, तुमने हमारे घर की शांति छीन ली है। कैसे छीनी है? कि तुमने हमारे घर पे जो गोल्ड की चेन पड़ी थी ड्रॉर के अंदर, वो तुमने चुरा ली है। अब ऐसे में वो शांति के पास जाते हैं, शांति से पूछते हैं मिसेस सिंधे कि क्या तुमने मेरी सोने की चेन चुराई है? अब बेटा अगर कोई चोर होगा या नहीं भी होगा, उसका एक जवाब तो फिक्स है, मैंने नहीं किया, मतलब मैंने नहीं चुराया। तो ऐसे में मिसेस सिंधे पूछती है शांति से कि शांति, क्या तुमने मेरी कोई चेन चुराई है? अगर तुमने चुराई है तो अभी भी बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की बात है, अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर शांति कहती है कि नहीं, मैंने नहीं चुराई है कोई भी चेन। तो ऐसे में मिसेस सिंधे जो होती है ना, उनको शक तो था ही। तो अब मिसेस सिंधे क्या करती है कि रुको, तुम एक है ना, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा बेसिक है ना जो ट्रंक है वो जाके चेक कर लेती हूँ, मतलब बस्ता बैग कुछ भी मान लो, वो जाके मैं चेक करती हूँ, अगर उसमें सोने की चेन मिल गई ना तो तुम तो गई, ठीक है। अब ऐसे में मिसेस सिंधे पहुंचती है, ट्रंक चेक करती है। अब उस ट्रंक मतलब उस झोला बैग कुछ भी कह दो, उस बैग के अंदर है ना 10,000 रुपए की एक बड़ी राशि मिल जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली 10,000 रुपए उन्हें वहां पे मिल जाते हैं। अब मिसेस सिंधे सोचती है कि यार हम इसको इतना तो पेमेंट देते ही नहीं कि इसके बाद 10,000 एक साथ जमा हुए भी मिल जाए। तो मिसेस सिंधे बोलती कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुमने है ना मेरी गोल्ड की चेन को बेच दिया और उससे जो 10,000 रुपए आए ना वो ये है। तो ऐसे करते हुए वो अपने हस्बैंड के पास होते हुए शांति के पास जाती है कि शांति, तुमने मेरी जो गोल्ड की चेन थी वो चुरा के तुमने सेल भी कर दी और सेल करने के बाद तुम्हें 10,000 मिले और तुमने बेसिक वो अपने ट्रंक में रखे हुए थे। अब शांति कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है मैडम, ये जो 10,000 रुपया है, 10,000, ये 10,000 हम ऐसे नहीं लाए हैं, ये 10,000 रुपया जो है वो हम जमा किए हैं, चोरी नहीं किए हैं। ठीक है, वो कहते कि ये चोरी थोड़ी करी मैंने, मैं तो इनोसेंट हूँ। ये तो है ना मैं और मेरा जो भाई सुशील है ना, वो दोनों जमा कर रहे थे ताकि हम है ना बेसिकली एक बुल खरीद सके। ठीक है, बुल का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, गांव के जो किसान वर्ग होता है, किसान वर्ग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसान वर्ग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने एग्रीकल्चर के ऊपर क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि वो एक उनका प्रोडक्शन दे। ठीक उसी के लिए उन्हें क्या करना था, एक बुल को खरीदना था। अब उन्हें बुल खरीदना है तो उसके लिए पैसा पैसा वो जमा कर रहे थे। अब बात आती है कि यह तो कंफर्म हो ही चुका था कि जो मिसेस सिंधे थे और जो मिस्टर सिंधे थे, उनका जो शक था वो कहीं ना कहीं सही था कि है ना शांति ने ही शायद चोरी करी है। अब बात आती है कि चलो अब क्या करें, तो मिस्टर सिंधे कहते हैं कि अब है ना हम इसको पहुंचाते हैं जेल, क्योंकि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब इसके लिए हम चलते हैं पुलिस की राह पर। वह पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पुलिस स्टेशन जाके वह पहुंचते हैं एक इन जनाब के पास, जिन्हें हम इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, सब इंस्पेक्टर राव। राव के पास पहुंचते हैं, राव को कहते हैं, राव सर मेरे घर पे एक मेड काम करती है, उस मेड ने है ना मेरे वाइफ की सोने की चेन चुरा ली। अब वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा, तो अभी ऐसा है तो ऐसा हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं बबुआ, तुम कह रहे हो तो एफआईआर भी कर लेते हैं। तो ऐसे में वो एफआईआर लिख लेते हैं, किसकी? मिस्टर सिंधे की। अब मिस्टर सिंधे की जैसे ही एफआईआर लिखते हैं तो अब वो चलते हैं उनके घर पे, जहां पे शांति को उन्होंने, उनकी वाइफ ने रोका हुआ था। अब बेसिकली जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं, वो कोई ना तो कुछ चीजें चेक करते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब देखना करना कुछ भी नहीं। उनका मेन मोटिव ये था कि मिस्टर सिंधे ने बोला है तो सही होगा ना, मिस्टर सिंधे गलत थोड़ी बोलेंगे, यहाँ आके हमें थोड़ी गुमराह कर रहे होंगे। तो ऐसे में वो घर पे पहुंचते हैं, घर पे पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने मिस्टर और मिसेस सिंधे का है ना स्टेटमेंट ले लिया है, और इनके स्टेटमेंट के बिहाफ में मुझे लगता है कि शांति जो है ना, शांति ही कन्विक्ट है, मतलब इसने ही क्राइम किया है, इसने ही चेन की चोरी करी है।
और ऐसे में यह जो एनवलप है जिसमें 10,000 रुपया है, यह मैं अब क्या कर रहा हूँ, सील कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली इस एनवलप को मैं एज एन एविडेंस जो है वो मैं सील कर रहा हूँ। अब इस एनवलप को एविडेंस के थ्रू वो क्या करते हैं, सील कर देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और वो कहते हैं कि अब मैं है ना शांति को अरेस्ट कर कर जेल लेके जाऊंगा। अब ऐसे में शांति कहते हैं कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, ये जो पैसा है ये पैसा तो हम जमा किए हैं ताकि हम है ना बुल खरीद सके। तो वो बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, चलो जेल में। अब वो जेल पहुंच जाती है, शांति को जेल में डाल दिया जाता है। अब कैरेक्टर एक दूसरा आने जा रहा है जिसका नाम है सुशील। क्या नाम है, सुशील। अब ये जो सुशील है ना, अब ये सुशील क्या करेगा बेसिकली, सुशील जो है वो शांति का भाई है। वो जेल वो बेसिकली पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंच के वो रिक्वेस्ट करता है कि सर शांति ने ऐसा कुछ नहीं किया है, शांति ने किसी के भी घर पे अशांति नहीं फैलाई है, मतलब उसने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में वो जो मिस्टर जो एसआई राउत है ना, वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा पता है क्या कि हमें ज्यादा पता है, उसने चोरी करी है और अगर तुम्हें उसको छुड़ाना है तो एक काम करो, कोर्ट जाओ, बेल लेकर आ जाओ, हम तो छोड़ देंगे, हमारा क्या है। पर जो सुशील था ना, सुशील थोड़े लाइक है ना, लाइक वो डट जाता है कि नहीं, मेरी बहन ने तो कुछ नहीं किया, ना ही मेरे पास इतना पैसा है, और जो पैसा था वो तो आपने क्या कर लिया, जब्त कर लिया है, सील कर लिया है। अब मैं लॉयर कैसे लेके आऊंगा, और बेसिकली इसको मैं जो बेल के टाइम जो एक श्योरिटी होती है, वो श्योरिटी कौन देगा इसकी, ठीक है, क्योंकि भाई तो दी नहीं दे पा रहा। तो अब ऐसे में वह जो है वो उनसे लड़ने लग जाता है, बेसिकली आर्ग्यू करने लग जाता है। अब वो जो मिस्टर एसआई राव होते हैं, उनका थोड़ा सा दिमाग धनकता है कि अरे हम तो ऐसा ही है, ऐसा ही के होते हुए हमारे सामने कैसे बोल सकता है। तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि ला जा बेटा, तू भी आजा, अंदर आजा। तो अब ऐसे में वो सुशील को पकड़ते हैं, स्टेशन के अंदर बिठाते हैं। एसआई राव और जो कांस्टेबल है वो मिलकर उसकी पिटाई करते हैं, एकदम बढ़िया वाली। क्यों करते हैं, ताकि वो ये कन्फेस कर ले कि उसकी बहन और उसका मतलब जो शांति है, शांति और सुशील दोनों मिलके एक है ना चोरों की गैंग चला रहे हैं। और ये जो चोर है वो घर में ही काम करते हैं, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो होते हैं ना, उनका एक गैंग चल रहा है। और ये जो गैंग है ना, वो घर से ज्वेलरीज को चुराता है, ऐसा वो कन्फेस कराना चाहते थे। इसके लिए है ना बढ़िया सी एकदम मस्त वाली पिटाई करते हैं सुशील की। अब सुशील की पिटाई विटाई हो जाती है, एकदम मस्त, एकदम शरीर एकदम एकदम जितनी भी लचक होती है उसकी सारी शरीर की निकल जाती है। पर बात ये आती है कि सुशील क्या मानेगा कि नहीं मानेगा, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब पर बेसिकली अभी यहाँ देखो कि उसकी पिटाई विटाई हो जाती है, बढ़िया उसकी एकदम धुलाई वगैरह हो जाती है। पर ऐसा जब उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स ने ज्वेलरी चुराई, तो ऐसा क्यों, तो यह देखा जा रहा था। अब ये जो कहानी थी वो देखो, अब मेन कहानी यहाँ आती है। यह देखा जा रहा था कि है ना, जो मिस्टर और मिसेस शिंदे का घर था ना, उसके नेबरहुड से, मतलब आसपास पड़ोस से ही है ना, लगातार ज्वेलरी की कंप्लेन आती जा रही थी कि ज्वेलरी जो है चोरी की जा रही है उसी एरिया के अंदर। अब कोई किसी को तो बनाना ही था ना कि भाई हाँ, किसी को तो वो बेसिकली लड्डू खिलाना ही था। अब लड्डू खिलाया किसको, इनको नौकरों को, इन सर्वेंट्स को, कि यही लोग चोरी कर रहे हैं, ऐसा वो करना चाह रहे थे। पर ऐसे में भी वो जो अपना सुशील होता है वो नहीं मानता है। फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके नहीं मानने के कारण सुशील को तो कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता है। पर बात आती है शांति की। शांति को किसी भी तरीके से बेल नहीं मिलती है, क्योंकि उनके भाई के पास ना ही तो पैसा होता है और ना ही कोई श्योरिटी देने वाला होता है। फिर ये देखा जाता है कि ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू दी शांति, हाँ जो कोर्ट था उसने कह दिया कि हाँ शांति को भी बरी कर दिया जाए। पर क्या होता है, उसको बरी करने के लिए, बेल देने के लिए श्योरिटी मांगी जाती है, 20,000 रुपीज की डिमांड की जाती है। पर यह रुपया जो था वो उनके पास नहीं था, और पैसा नहीं होने के कारण उनको जेल में ही रहना पड़ता है। अब बात आती है कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में चली जाती है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एक मेरे ऊपर शक ही तो था ना मिस्टर मिसेस शिंदे को, और उसके बिहाफ के ऊपर ही मुझे जेल के अंदर डाल दिया, तो यह गलत है। अब वो सोचती कि अब मेरा क्या होगा, मैडम को तो सिर्फ शक था और उसके अंदर ही मुझे उन्होंने कोर्ट में भेज दिया। अब क्या होता है, बेसिकली जो पुलिस होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है पूरी, और साथ ही वो बनाते हैं एक चार्ज शीट। चार्ज शीट का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर चार्जेस लिखे होते हैं अगेंस्ट दी बेसिक, जो भी क्राइम कर रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ चार्जेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, चार्जशीट के अंदर। अब ऐसे में वो चार्जशीट जो है वो क्या की जाती है, शांति के अगेंस्ट में फाइल कर दी जाती है कोर्ट के अंदर कि शांति जो है उसी ने ही शायद चोरी करी है, शायद करी है ना, कंफर्म नहीं, अभी भी है ना स्टोरी बाकी है। मैं आप लोगों का क्या है बेसिकली
एक है ना स्टोरी का जो वो मोड़ है वो घुमाना नहीं चाह रहा। अभी आपको पता भी पड़ेगा कि कौन था जो चोर कर रहा था, चोरियां कर रहा था। आखिर कौन था वो गद्दार जिसने घर के अंदर अशांति फैलाई। फिर हम देखते हैं कि जो शांति है ना, अब कोर्ट के पास पहुंचती है। कोर्ट मतलब उसको ले जाया जाता है, ठीक है। कोर्ट के पास पहुंचती है। कोर्ट के पास पहुंचते ही वो कहती है कि मेरे पास तो कोई जज है ही नहीं, जज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हायर नहीं कर सकती जज, किसी भी टाइप के लॉयर को, सॉरी बेसिकली किसी भी लॉयर को मैं हायर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है और यह जो केस है ना वो क्या है, झूठा है, गलत है। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट कमला राव। किसे? हमारी शांति को। शांति के पास आ जाते हैं अब एक एडवोकेट। जो कौन अपॉइंट करते हैं? जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं। जब हमारे इंडिया के अंदर हमारा कोई भी पर्सन अगर अपने लिए लॉयर को हायर नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको लॉयर प्रोवाइड करती है कि लो पकड़ो, तुम्हारा केस तो चलाओ यार। तो ऐसे में एक अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जिसका नाम था कमला रॉय। अब कमला रॉय को डिफेंस लॉयर बनाया जाता है शांति का। अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यह हमें कहां से पावर मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखा ना कि एक एडवोकेट अपॉइंट कर दिया फ्री फोकट, एकदम एकदम होता है ना मिंटस की गोली के जैसा। तो वो हम देखते हैं क्यों हुआ। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, जिसमें लिखा है एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। अब हर एक पर्सन के पास एक लॉयर होना ही होना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अगर वो हायर नहीं कर सकता है तो कोर्ट उसे वो लॉयर प्रोवाइड कराएगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ ड्यूटी upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to the poverty and disability। अगर कोई पर्सन किसी लॉयर को हायर नहीं कर पाता है, किसी लॉयर को वो बेसिकली अपना लॉयर नहीं बना पाता है, तो यह एक स्टेट की ड्यूटी है कि एक लॉयर उसको प्रोवाइड कराया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में कमला रॉय से बातचीत हो रही है कोर्ट के अंदर, किसकी? शांति सुशील की। अब शांति कहती है कि देखो मैडम, ये जितने भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, ये सारे इल्जाम जो है वो गलत है, हम किसी भी तरीके से चोरी ना ही किए हैं। अब ऐसे में जो हमारे सुशील होते हैं, सुशील भी यही कहते हैं कि है ना, जो उन्होंने 10,000 रुपए पाए थे वो 10,000 रुपए तो हमारे ही थे, उनको हमने सेव किया था कुछ सालों से, मतलब जो भी उनकी मेहनत थी उस मेहनत से उन्हें सेव किया गया था। शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग दी चेन। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने है ना कोई चेन वेन बेची उससे पैसा वैसा आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा आता तो हम रुकते थोड़ी, हम तो निकल जाते, ठीक है। अब ऐसा वो कुछ उनको अपने लॉयर को बताते हैं, ठीक है। हैव बीन सेइंग टू दी टुगेदर। अब फिर बात की जाती है आगे। अब केस होता है चालू। द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज। अब जो कोर्ट होता है वो एक चार्ज लगाता है कि जो शांति है ना, चार्ज मतलब लगाया, मतलब केस चालू होता है और केस में ये चार्ज लगाया जाता है शांति के ऊपर कि शांति ने ही चोरी करी है, ठीक है। और उसने क्या किया? चोरी करी और साथ ही साथ उसको बेसिकली सेल करके 10,000 रुपए भी वो लेकर आ गई। और जो मिसेस शिंदे है, मिसेस शिंदे को ये 10,000 रुपए जो है वो उसी के ट्रंक में मिल गए थे। ऐसा चार्ज उसके अगेंस्ट पे लगाया जाता है। उसमें पीछे से वो बोलती है शांति की, अरे मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं, मैंने तो कुछ गलती करी ही नहीं, मेरे को एक ट्रायल चाहिए ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अब हमारे सामने आने जा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय कौन होते हैं तो जानते हैं। देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो महोदय होते हैं वो स्टेट की बिहाफ के ऊपर केस में आते हैं। मतलब स्टेट का जो बिहाफ है, मतलब स्टेट के लिए वो आगे आते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, कमला रॉय तो किसको मिल चुकी थी? कमला रॉय तो शांति को मिल चुकी थी, उनका डिफेंस लॉयर बन चुकी थी। अब स्टेट को भी तो अपने पास कुछ ना कुछ चाहिए। तो स्टेट क्या लेकर आता है? स्टेट लेकर आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, करते क्या हैं, ये सारे हम अगले वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं, मिंटोस की गोली खाने की और शांति मचाने की ठीक है। ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज अ की विटनेस। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है स्टेट के बिहाफ के ऊपर, वो मिस्टर और मिसेस शिंदे को एज एन विटनेस, एक की विटनेस, क्योंकि उस टाइम कौन था उनके बेसिकली वो जो केस था वो पकड़ा किसने था, वो सब किसने किया था? मिस्टर और मिसेस शिंदे ने। अब ऐसे में बेसिकली मिसेस शिंदे आती है कटघरे में और कटघरे में उनसे पूछा जाता है, सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड दी गोल्ड चेन सो मिसिंग, कि आखिर आपकी ये जो गोल्ड चेन थी ना, सोने की चेनवा थी, ये कैसे मिसिंग हो गई, तो बताइए कैसे मिसिंग हो गई। तो फिर वो बताती है कि मैंने उसको अपने ड्रॉर में रखा था, ड्रॉर में रखता है, हमारे घर के अंदर कोई आता जाता नहीं है, शांति हमारे घर की नौकरानी है और उसने क्या किया है, उसी ने ही हमारी चेन को चोरी किया है। उसने चेन चोरी किया है और चोरी करके उसने 10,000 रुपया में बेच भी दिया है। अब 10,000 में बेचने के बाद हमें वो जो 10,000 रुपए हैं वो उसी के बैग के अंदर या उसी के ट्रंक के अंदर एक एनवलप के अंदर मिल भी गए हैं।
तो इसका मतलब यही है कि जो शांति है वही क्या है, वही गुनहगार है। तो फिर हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपनी ये चीजें, ये जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश करता है, जज सुनता है, तो चलो ठीक है। अब बात आती है कमला रॉय की। कमला रॉय अब सामने आती है। कमला रॉय कहती है कि देखिए एक बात बताइए कि आपने शांति को चोरी करते हुए देखा क्या? क्यों ना बोलते हैं। फिर उसके साथ वो बोलती है कि आपके यहाँ घर पे 3 साल से शांति काम कर रही है, क्या आपने इस चीज पे एक बेसिकली कभी देखा कि उसने कभी कुछ चोरी किया है कि नहीं किया है? फिर इसी के साथ साथ उनसे पूछा जाता है कि आप क्या उसको हर मतलब महीने 1000 रुपए सैलरी देते हो कि नहीं देते हो? मतलब पैसा का सोर्स है कि नहीं उसके पास? तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना वो पूछी जाती है मिसेस शिंदे से। फिर हम आगे देखते हैं कि बेसिकली जब है ना ये केस कंप्लीशन की तरफ आ रहा था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था ना ये केस, फिर है ना सुशील आता है। सुशील ने है ना, एक इंस्पेक्टर होते हैं इंस्पेक्टर शर्मा, पहले कौन से थे? एसआई थे पहले, एसआई राव थे। अब कौन आ रहे हैं स्टोरी में? इंस्पेक्टर शर्मा। उन्होंने है ना इंस्पेक्टर शर्मा से ये जाना था कि बेसिकली इंस्पेक्टर शर्मा बता रहे थे कि उस एरिया के अंदर है ना कुछ यंग मैन, मतलब कुछ नौजवान लड़के जो हैं वो अपना ग्रुप बनाए हैं और वो नौजवान लड़के क्या कर रहे हैं? ज्वेलरी स्टील कर रहे हैं, मतलब चोरी कर रहे हैं कुछ जवान लड़के। ठीक है, एसआई राव ने एक नया केस बनाया था, क्या याद करो? एसआई राव ने क्या बोला था? यही तो बोला था कि बेसिकली ये जो चोर है यह गैंग बना रहे हैं और ये गैंग बना के चोरियां करते हैं अपने ही एक एरिया के अंदर जहां पे ये काम कर रहे होते हैं। पर अब एक नया मोड आता है जहां पे पता पड़ता है कि इंस्पेक्टर शर्मा बताते हैं कि स्टीलिंग ज्वेलरी, मतलब कुछ यंग मैंस का ग्रुप है, एक गैंग है जो है ना ज्वेलरी को चोरी कर रहा है। सम ऑफ मिस्टर सिंदेश फ्रेंड्स आर अ पार्ट ऑफ दिस गैंग। और साथ ही साथ जो मिस्टर शिंदे थे, मतलब जिनके घर से चोरी हुई है, उनके जो सन हैं, उनके बेसिकली जो पुत्र हैं, उनके ही कुछ मित्र जो हैं वो इस चोरी करने वाले यंग मैन के गैंग के अंदर इंक्लूडेड है। कहने का मतलब यही है कि ये जो चोरी कर रहे थे ना वो कौन थे? वह मिस्टर शिंदे के जो बेटे हैं उनके ही फ्रेंड थे। तो अब ऐसे में सुशील जो है वो एडवोकेट रॉय को बोलता है कि देखो क्या है ना कि ये मिस्टर शिंदे हमारे पे नाम लगा रहे हैं, इनके जो बिटवा है इनके जो मिस्टर शिंदे के जो बिटवा हैं इन्हीं के ही फ्रेंड्स चोरी करते हैं। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर शर्मा ने ही ये उन्हें बताया है। एडवोकेट रॉय जो है वो इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाती है एज एन डिफेंस विटनेस। जैसे ही वो आते हैं वो उनसे पूछती है क्या आप हमें बताएंगे कि आपको क्या मिला है? तो फिर वो बताते हैं कि है ना, हियर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाई मिस्टर शिंदे एज हर्स। यहाँ पे अब वो एक चेन लेके आते हैं, वो चेन लेके आके बताते हैं कि देखो ये जो चेन है वो मिस्टर शिंदे, मिसिस शिंदे ने भी है ना उसको बताया है कि ये हमारी ही है, आइडेंटिफाई किया है। और ये हमें मिली कहां से है? तो बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉय हु हैड स्टोलन द चेन, दिस हैव बीन एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन। और यह जो चेन है वो हमें कुछ जो ग्रुप था ना यंग मैंस का, उन्हीं से ही मिली है। और बेसिकली यह जो लोग है वही चोरी भी कर रहे थे। अब जो जज है वो इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं, समझते हैं और वही अब आते हैं। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड द इंस्पेक्टर शर्मा कैन शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी इक्विटेड। इक्विटेड का मतलब होता है कि अब शांति को बरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शांति ने किसी भी तरीके की अशांति नहीं फैलाई है। ये जो है अशांति फैलाने का कार्यक्रम, यह तो मिस्टर शिंदे के लड़के के फ्रेंड्स ने किया है। तो कहीं ना कहीं यह सारी चीजें कबूल कर ली जाती है, बेसिकली मान ली भी जाती है और यह समझा जाता है कि शांति जो है वो कहीं ना कहीं एक्विटेड थी, निर्दोष थी। इक्विटेड का मतलब ऐसे तो बरी करना होता है, मतलब यही था कि जो हमारी शांति थी ना, शांति जी जो थी वो निर्दोष थी। शांति, यू आर हियर बाय इक्वेटेड द चार्ज ऑफ थेफ्ट, द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू दी 10,000 दैट हैव रिसीव्ड। तो अब है ना जो जज साहेब होते हैं, जज साहेब कहते हैं कि शांति कि तुम्हें है ना एक्विटेट किया जाता है, तुम्हें बरी किया जाता है कि तुमने चोरी नहीं करी है। साथ ही साथ जो 10,000 हमारा जो पुलिस किया था ना सील, वो आपको वापस दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट एसआई रॉयस रोल इन कंडक्टिंग सच अ शेबी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। और साथ ही साथ मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कि जो ये एसआई राव है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करी थी और उनके ही वजह से आपको जेल के अंदर इतना लंबे समय बिताना पड़ा। तो बच्चों आज की इस स्टोरी का यही मोटिव था। देखो क्राइम करोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तो क्राइम ना करो। कोई करे तो उसे समझाओ, बिठाओ, एकदम है ना समझाओ ये चीज को कि देखो बिटवा, ये जो क्राइम है ना इसका जो रास्ता है वो हमेशा सही नहीं होने वाला है। देखो बच्चों एक छोटा सा एक मिनट का है। देखो होता क्या है ना, देखो मैंने लाइफ से ये सीखा है कि
लाइफ जो है ना बेटा ऐसे चलती है, फिर ये ऐसे आती है, फिर ये ऐसे चलती है, फिर ये ऐसे आती है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? कभी अप कभी डाउन्स, ये हमारी लाइफ का एक है ना बेसिक एक रोल है। अगर जीवन चल रहा है ना बच्चों, तो ये इसी रोल पे चल रहा है। कभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा होगा। पर जरूरी नहीं कि जब अच्छा नहीं हो रहा होगा तो कभी अच्छा होगा नहीं, फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा, फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा, चलता जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें फ्रिक्वेंट एक होता है बेनिफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। मतलब हमें ह्यूमन, हमें हाथों हाथ चाहिए। हमें क्या चाहिए? हाथों हाथ अमीर बनना है, हाथों हाथ पैसा चाहिए। ठीक है, हाथों हाथ हमें लाइक है ना, एक ही दिन के अंदर हमें मर्सिडीज लेके आनी है, एक ही दिन के अंदर हमें रेंज रोवर भी खरीद के लानी है। ठीक है, पर होता क्या है कि हाँ, हो सकता है कि कभी आपकी प्रोग्रेस ऐसी हो, अप्स एंड डाउन्स, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस इंस्टेंट हो जाए। पर यह जो इंस्टेंट प्रोसेस होती है ना बच्चों लाइफ के अंदर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जितना तेजी से आप ऊपर चढ़ोगे ना, उतना ही तेजी से आपके नीचे गिरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। तो जरूरी ये है तेजी से ऊपर नहीं जाना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है ना? एक दिन में मत सोचो कि आपको कलेक्टर बनना है। सोचो कलेक्टर बनना है, पर एक साल के अंदर पढ़ना है अच्छे से, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीजें फॉलो करनी है। पैसे वाला भी बनना है, पर जरूरी नहीं है कि कोई क्राइम किया जाए, मर्डर किया जाए, चेन छीनी जाए, बेसिकली ये जो चेन स्नेचिंग वगैरह होती है, ये चीजें की जाए, जरूरी नहीं है। आपको अगर कुछ करना है, पैसा कमाना है, बेसिकली मनी है, आपको मनी चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको बेसिक पावर चाहिए, तो बच्चों मेहनत करो। ये जो चीजें है ना, ये लगती है कि लाइक हाँ सर अभी तो कर लेंगे, हर कोई कर लेता, बहुत आसान है। अरे लाला, आसान तो है, पर ये दिख रहे हो डाउनफॉल, ये भी हो सकता है। तो इसको ही ध्यान में रख के चलना है, हमेशा क्राइम से दूर रहना है, मजे करने जीवन में पूरे के पूरे, पर ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखो इस को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। देखो होता क्या है बेसिकली कि है ना, ए पर्सन कोई क्राइम करता है। ओके, अब अगर उसने क्राइम किया होगा तो वो किसी के अगेंस्ट में किया होगा। लेट सपोज बी पर्सन के अगेंस्ट में उसने कोई क्राइम किया था। ए पर्सन ने बी पर्सन को लेट सपोज है ना उसकी पिटाई कर दी बहुत अच्छी वाली। ठीक है, अब बी पर्सन जो है वो पुलिस के पास गया। पुलिस के पास जाके उसने बोला कि पुलिस पुलिस मुझे है ना ए पर्सन ने है ना अच्छे से पिटाई करी है मेरी। तो अब ऐसे में बी पर्सन जो है वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो है एफआईआर लिखती है, एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसके लिए बनाती है, और वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको ए पर्सन ने है ना आपकी पिटाई करी है तो एक काम करते हैं कि हम ए पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है ना उन्होंने ए पर्सन को अरेस्ट कर लिया, तो क्या कहानी खत्म? नहीं, यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ए पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद अब जो ये पुलिस है ना, अब वो क्या करेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि चाय वगैरह पीने चली जाएगी, थोड़ी देर चाय वाय पी के फिर वापस आएगी, फिर सोचेगी कि अरे नहीं। जैसे ही ये काम होता है वैसे ही पुलिस अरेस्ट करते ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर लग जाती है। उसके लिए इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या आखिर वाकई में ए पर्सन ने बी पर्सन की पिटाई करी थी कि नहीं करी थी। यह पता लगाने के लिए पुलिस जुट जाती है। अगर पुलिस को एविडेंस मिलते हैं कि हाँ, मतलब जैसे कि सपोज करो कि है ना वहां पे 2-4 पर्सन और थे, जैसे सी डी और ई एफ जी सब खड़े थे वहां पे, उन सभी ने देखा कि ए पर्सन ने बी पर्सन की पिटाई करी है, तो ऐसे में वो सभी लोग विटनेस बन जाएंगे, पुलिस को एविडेंस मिल जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। और जैसे ही एविडेंस मिलेगी तो पुलिस है ना अब फैसला नहीं करेगी कि इसको सजाए मौत दे दी जाए, ऐसा नहीं करेगी पुलिस। पुलिस क्या करेगी? सीधे से चार्जशीट बनाएगी, मतलब एक शीट बनाएगी जिसमें लिखेगी, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे उन सभी को लिखेगी, उसे चार्जशीट कहते हैं। वो चार्जशीट जाके वो कोर्ट के पास दे देगी। अब कोर्ट जाने, कोर्ट का काम जाने, पुलिस का रोल यहीं से खत्म हो जाता है। अब चलो देखते हैं कि हाँ, अब स्टोरी जो हमारी शुरू हो रही है ना इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर, वो हम कहां से देखेंगे? यहाँ इन्वेस्टिगेशन से, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए करने शुरू होती है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है कि अपने पास रिपोर्ट आती है, पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कमीशन ऑफ अ क्राइम, जो भी क्राइम हुआ होगा उसके बिहाफ के ऊपर। अब ऐसे तो है नहीं कि है ना उसने ए पर्सन ने बी की पिटाई करी थी तो क्राइम तो थी उसकी पिटाई करना। ठीक है, अब जो पुलिस है वो किसी और ही क्राइम के पीछे पड़ गई, किसी और ही उसके पुराने क्राइम्स को है ना थरोड़ने लगी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगी। नहीं, जो क्राइम किया है उसी के बारे में बात करेगी पुलिस। फिर हम देखते हैं कि पुलिस अब है ना उसको अरेस्ट कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस हमने देखा था, सी डी ई एफ जी, वो क्या थे? सारे
वो विटनेस थे, उन्होंने देखा था कि हाँ ए पर्सन ने बी पर्सन की पिटाई करी है। तो अब उन सभी लोगों ने जिन्होंने देखा ऐसा हुआ है, उन सभी लोगों के लिए अब स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देगी पुलिस की हाँ ए पर्सन बेसिकली सी पर्सन ने भी देखा, डी पर्सन ने भी देखा, ई पर्सन ने भी देखा, सबने देखा कि हाँ जो हमारा ए पर्सन है उसने बी पर्सन की पिटाई करी है। ठीक है, ये विटनेसेस होते हैं कि हाँ उन्होंने विटनेस किया है इस चीज को। साथ ही साथ और भी जो एविडेंसेस होंगे पिटाई करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें भी यूज करी होगी। लेट सपोज ऐसा तो है नहीं कि हाथों से ही उसने उसकी पिटाई करी होगी, लेट सपोज किसी डंडे से, ठीक है, कोई स्टिक से उसकी पिटाई करी होगी। तो उन स्टिक्स के एविडेंस को भी जमा करेगी पुलिस की हाँ एविडेंस भी तो जमा करने हैं। ये तो वर्बल हो गया, ये स्टेटमेंट तो वर्बल हो गए कि हाँ विटनेस थे, हाँ विटनेसेस ने बता दिए। कुछ ठोस जो एविडेंस होंगे ना वो कैसे जमा करेगी, जो है ना इक्विपमेंट्स उसने यूज किए होंगे उसकी पिटाई के लिए, वो सारी की सारी चीजें। ऐसा जरूरी नहीं है कि एविडेंसेस ऐसे ही टटोले जाए, हो सकता है कोई सीसीटीवी वगैरह भी लगा हो, जैसे कि ऊपर वाला सब देख रहा है, एड्स देखे होंगे ना, तो ठीक उसी तरीके से उस ऊपर वाले सब देख रहे हैं, मैं जो हमारा सीसीटीवी लगा था ना उसने उसको देख लिया। अब हम क्या करेगी, पुलिस है ना उस बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब पुलिस ने विटनेस देख लिया, पुलिस ने एविडेंस भी देख लिए, अब इन दोनों को लेके अब पुलिस सोचेगी कि हाँ ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे हमें यह तो पता लगा है कि हाँ ए पर्सन ने कुछ तो किया था। तो अब पुलिस क्या करेगी, अपना एक ओपिनियन बनाने लग जाएगी। ठीक है, अब पुलिस ने अपना ओपिनियन बना लिया है कि हाँ जो ए पर्सन है ना उसने ही बी पर्सन की पिटाई करी है। तो ऐसे में अब पुलिस क्या करेगी, एविडेंसेस को पॉइंट्स करते हुए उस पर्सन को गिल्टी करार दे देगी, उसको एक्यूज बना देगी, उसको क्या कह देगी कि तुमने मतलब ए पर्सन ने क्या किया है, ए पर्सन ने ही क्राइम किया है। अब ए पर्सन ने अगर क्राइम किया है तो उसके लिए फाइल करेगी एक चार्जशीट टू दी कोर्ट। अब ये जो एक चार्जशीट है वो कोर्ट को वो दे देगी कि हाँ ये चार्जेस लग रखे हैं ए पर्सन के रिगार्डिंग, ये चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि क्या पुलिस इससे आगे और कुछ भी करेगी, सजा वजा देना करना, कोर्ट में जाएगी, जज को बोलेगी हम बताते हैं ना कि हम इनका साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो नहीं बोलेगी। ठीक है ना, बेसिकली उसका काम बस यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर बेसिक जज बोलता है कि आप है ना, पुलिस को बोलता है कि पुलिस आप एक बार इधर आओ, आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ हमें पूछताछ करनी है, हाँ ये ऐसा जज कर सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस जाके वहां पे अपना जजमेंट दे देगी कि हमें तो पता नहीं, हमने बोला कि इसने क्राइम किया है तो इसी ने क्राइम किया, ऐसा जाके पुलिस कभी नहीं बोलने वाली है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इट इज नॉट जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। ये किसका काम है, ये जज का काम है, और सब अपना काम अपनी जगह ही करो तो बढ़िया है। पुलिस का काम था अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंसेस को जमा करके चार्जशीट बना के हाई कोर्ट को या जो भी कोर्ट हो, कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को दे देना। ठीक है, अब वहां पे उनका रोल खत्म हो जाता है। अब कोर्ट में जो जज बैठा है उसके ऊपर है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। ओके, फिर हम देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन सम गाइडलाइंस। अब बात आती है ना, सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से पता है कि हम जी रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर पावर भी है, मनी भी है, सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये पुलिस है ना, कहीं पुलिस ये अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर दे, मतलब कोई गलती ना कर दे उस ऐसे गलत पर्सन को। लेट सपोज ए ने है ना उसकी पिटाई करी थी बी की, अब ए की कुछ लाइट उसने मनी पावर यूज करी, अपनी पॉलिटिकल पावर उसने यूज करी, और उसके थ्रू उसने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसमें ये लिखवा दिया कि हाँ क्राइम हुआ होगा, पर वो ए पर्सन ने नहीं किया, वो तो है ना लेट सपोज जेड पर्सन था उसने किया था, ए पर्सन ने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, ये भी वो कर सकता है अगर उसके पास मनी पावर और पॉलिटिकल पावर होती तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ये जितने भी कोर्ट रहे ना, उन्होंने सोचा कि हाँ होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनके लिए हमें गाइडलाइन बनानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि एक काम करो गाइडलाइन बना दो। तो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाता है कि आखिर किस तरीके से किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, किसी भी पर्सन को किस तरीके से डिटेन करके, मतलब उसको जहां जेल में रखा जाता है ना वहां डिटेन किया जाएगा, किस तरीके से इंट्रोगेशन उससे की जाएगी। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। देखो बच्चों, पूछताछ में क्या होता था कि लाइक है ना कई बार ऐसा देखा गया था, पुराने टाइम की बात कर लेता हूं, जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स जो है ना अपनी बात मनाने के लिए तरह तरीके की चीजें यूज करते थे इंट्रोगेशन के अंदर, ताकि जो वो व्यक्ति है वो अपने क्राइम को कबूल कर ले। वो मुन्नी वाली देखिए मूवी, ठीक है, जिसमें मुन्नी होती है, तो वो उस टाइम सलमान खान के साथ करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं उसकी पिटाई करते हैं, जब वो वहां चला जाता है उसको पकड़ते, उसका क्राइम नहीं होता उसके बावजूद उसकी पिटाई की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि वो अपने क्राइम को कबूल कर ले, जबकि ऐसा कोई क्राइम उसने किया नहीं था, वो किसी भी टाइप का मिलिटेंट एक्टिविटी उसने नहीं करी थी। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, सॉलोमन भाई का क्या होता है, बेसिकली वहां पे उसको रोक लिया जाता है। तो इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंट्रोगेशन के अंदर कोई छेड़छाड़
हो जाए। तो अब ऐसे में कुछ ऐसी गाइडलाइंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं, गाइडलाइन हम डीके बासु सर की पढ़ेंगे, वो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर होने वाली है। इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो आर्टिकल 22 है, अरे सर आर्टिकल 21 नहीं है क्या इस बार? नहीं है लाला, आर्टिकल 21 अब नहीं है, मतलब अब नहीं है का मतलब अपने इस टॉपिक में नहीं है। आर्टिकल 21 अभी भी एग्जिस्ट तो करता ही है। तो 22 के बारे में अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ हमें बेसिकली कुछ ऐसी फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ये चीजें तो उसके पास होगी ही होगी। तो क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। कोई भी पर्सन को जब भी अरेस्ट किया जाएगा, जब उसके रिगार्डिंग एक आप स्टेटमेंट उसे बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वो देखा होगा वारंट पुलिस आती है, दरवाजा खटखटाती है कि इनके खिलाफ हमारे पास एक वारंट है, इनको जेल में डालना पड़ेगा। तो ठीक वही होता है कि उनके अगेंस्ट में एक वारंट निकाला जाता है। उस वारंट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है कि हाँ इसने क्या क्या ऑफेंस किया है, क्या किया था, क्या वो सब वो चीजें उस वारंट के अंदर होती है। वो वारंट के बिना कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। कोई भी मूवी आपने देखी होगी ना, तो मूवीज के अंदर यही तो बताते हैं, बेसिकली वारंट दिखाती है। अगर पुलिस के पास वारंट नहीं होती तो अगला कहता है कि आपके पास वारंट नहीं, वारंट लेकर आओ। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पुलिस को वारंट बताना पड़ता है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। होता क्या है कि जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया और साल 2 साल तक उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया ही नहीं गया तो होगा क्या? क्या उसे जस्टिस मिलेगा? हो सकता है उसने क्राइम किया हो सकता है कि उसने क्राइम नहीं भी किया हो। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि हम है ना किसी भी व्यक्ति विशेष को ज्यादा टाइम के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली अगर अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड द कस्टडी। जब वो व्यक्ति कस्टडी में होगा, जब उसे अरेस्ट किया जाएगा ना, तब उसके साथ किसी भी तरीके से इल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये दोनों चीजें उस समय उसके साथ नहीं की जा सकती है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब होता क्या है ना कि पुलिस हो सकता है कि उसे फोर्स करे, उसे बीट करे, उसके साथ इल ट्रीटमेंट करे, टॉर्चर करे और उससे वो पुलिस को कह दे कि हाँ क्राइम मैंने ही किया। अब क्या करे? अगर उनको टॉर्चर करेगा तो पुलिस के सामने उसने कबूल लिया कि हाँ मैंने किया होगा क्राइम, ठीक है मान लो। पर अब ऐसे में यह जो चीज है वो कोर्ट भी हमारा जानता है। तो कोर्ट ने बोला कि जो ये कन्फेशंस होते हैं ना वो कोई एविडेंस नहीं होता, क्योंकि ये तो पुलिस ने लिए हैं। अब पुलिस पे क्या भरोसा करे? हो सकता है पुलिस ने बेसिकली किसी को सपोर्ट किया हो, बेसिक कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें पुलिस का जो कन्फेशन हो वो गलत भी हो सकता है। और साथ ही साथ अब जो लास्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर वो है अ बॉय अंडर 15 ऑफ एज एंड वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम है ना किसी भी है ना माइनर, बेसिकली जो भी 18 से नीचे है, ठीक है 18 से भी नीचे, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं 15 से भी जो नीचे है, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनको पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती है। तो यह सारी चीजें हमें हमारी गाइडलाइंस के अंदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22। देखो शुरुआत में ही हम पहले बात कर लेते हैं डीके बासु सर की। तो यह है डीके बासु सर। अब डीके बासु सर जो थे ना, ही वॉज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। ये कौन थे? ये कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है ना। देखो चलता फिरता कोई आदमी तो बना नहीं सकता था गाइडलाइन, और बना भी देता तो कौन मानने वाला था। पर बना कौन रहा है? बना रहे हैं जो हमारे कैलकाटा हाई कोर्ट के क्या है, जज है। कब के? 1987 की बात की जा रही है, ठीक है। डीके बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997 SC 610, ये इसका कोड है और यही केस है। ये रहा केस, ठीक है। ये जो केस है वो बेसिकली वो हमें इस गाइडलाइंस के बारे में कुछ जानकारी देगा। फिर हम बात करते हैं कि इस केस के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आता है। लैंडमार्क जजमेंट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कह दिया, कुछ ऐसा ही जजमेंट दे दिया जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल था बाय द अपेक्स कोर्ट। और अपेक्स कोर्ट कौन है? अपेक्स कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सिंपल सी बात है बच्चों। क्यों है? अब बेसिकली कारण क्या था कि आखिर है ना डीके बासु सर को इंटरवेंशन करना पड़ा, डीके बासु सर को ये गाइडलाइन बनानी पड़ी। तो देखो क्या कारण है? कस्टोडियल डेथ्स हो क्या रही थी? कस्टोडियल डेथ्स हो रही थी कस्टडी के अंदर।
पुलिस है ना लोगों को पकड़ के लेके जाती थी, पकड़ के ले जाके मतलब वो उसको जेल में डाल देती थी, अपना बेसिकली जो उनका होता है ना कस्टडी के अंदर उसे रखती थी। उस कस्टडी के अंदर कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुआ करते थे जिसके वजह से लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं रीजन था कि जो पुलिस थी ना वो इतना बेसिक है ना एक फॉलो नहीं कर रही थी प्रोसीजर को, तो वही प्रोसीजर उनको दिया जाने वाला था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड the procedure that the police and other agencies have to follow for the arrest। अगर किसी भी एजेंसी या पुलिस को कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसे एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और यह जो प्रोसीजर होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। डिटेंशन क्या है? अरेस्ट, डिटेंशन, इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन, दिस आर नॉन एज द डिकी बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ द स्पेसिफिक इंक्लूडेड। अब देखो बेसिक बात की जा रही है कि यह कुछ है ना गाइडलाइंस के हमें है ना कुछ उसके अंश दिए गए हैं। देखो पूरी गाइडलाइन तो बहुत बड़ी होगी, पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगी, पर अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफी होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर कुछ उसके मेन पॉइंट कौन कौन से थे। आप अभी के लिए ये देख लो कि किस किस चीजों के लिए, एक तो अरेस्ट करने के लिए, कोई भी पुलिस को या किसी भी एजेंसी को अरेस्ट करना है, इंट्रोगेशन करना है, डिटेंशन करना है, तो उसे ये गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम जैसे कि आपने देखा होगा अभी कल्चर चल रहा है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर मतलब हम देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी को है ना बहुत यू बढ़िया बढ़िया दिखना है, बहुत एकदम यू लुक एकदम कहते हैं ना शो ऑफ करना है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा शो ऑफ करेंगे हम लोग। शो ऑफ करने का मतलब यही था कि पहली बात अरेस्ट कौन करने वाला है? पुलिस करने वाला है। अब पुलिस को पहला यही रहेगा कि पुलिस एक बार है ना आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये ही पुलिस है, उसे अपनी डेजिग्नेशन, उसका अपना नेम जो भी है वो उसको क्लियरली अपनी ड्रेस के ऊपर उसे कवर करना होगा। तो देखो पहली गाइडलाइन थी द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड बी अ क्लियर, एक्यूट एंड द विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। जब भी कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगा तो उसको एक प्रॉपर है ना यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। तो जैसे देखो हमारे स्कोर शाला के लिए हमें ये वाली यूनिफॉर्म मिली हुई है, रोज सुबह पहन के आते हैं, रात तक पहन के यहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें एक ऐसी यूनिफॉर्म मिली है, पुलिस को भी एक यूनिफॉर्म मिली हुई है। उस यूनिफॉर्म के अंदर है ना यहाँ पे उनका नाम होता है, यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन वगैरह लिखी हुई होती है, स्टार्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है उनका पूरा एक यूनिफॉर्म, एक पूरा फॉर्मेट उनका फिक्स होता है। तो उस पूरे फॉर्मेट के अंदर ही पुलिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक है ना धोती कुर्ते पहन के पहुंच गए और बोल दे हम पुलिस है, सरप्राइज। अब ऐसा तो होना नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई भी धोती कुर्ते पहन के आ गया हमारे सामने और बोले कि हम पुलिस है तो कोई मजाक, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या भाई? पुलिस हो, पुलिस जैसे रहो, ठीक है। तो यही बात कही गई। फिर हम बात करते हैं आगे। अब देखो पुलिस का हमने शो ऑफ तो करवा दिया, पर अब कुछ बात कर लेते हैं पेपर वर्क की, क्योंकि बिना पेपर वर्क के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडियन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी काम होने वाला नहीं था। तो कहा गया कि पहला तो शो ऑफ कर लो, उसके बाद बात कर लेते हैं एक मीमो की। मीमो का मतलब कौन है? एक मीमो एक है ना मूवी भी आई थी मीमो। तो अब ये जो मीमो थी ना, बेसिकली इस मीमो के अंदर हम एक है ना पेज से रिलेट कर लेते हैं। एक पेज होगा, ठीक है, उस पेज के अंदर है ना कुछ हम चीजें लिख देंगे स्पेसिफिक। अब देखो चीजें क्या लिखेंगे, अब वो कुछ अपनी आत्मकथा तो लिखेगी नहीं पुलिस, क्या लिखेगी कि कौन सा टाइम था, कौन सी डेट थी, कौन कौन विटनेस थे, मतलब कौन कौन लोग वहां प्रेजेंट थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखेगी ना। तो बस वही एक मीमो बनाना पड़ेगा पुलिस को, जब वो अरेस्ट कर रही होगी उस मीमो के अंदर क्या होगा, टाइम ऑफ अरेस्ट, किस समय उसे अरेस्ट किया गया, साथ ही साथ डेट ऑफ अरेस्ट, किस तारीख को उसे अरेस्ट किया गया। इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। साथ ही जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो एक पर्सन जो है मतलब उसी फैमिली का, उसकी फैमिली का एक पर्सन जो है उसे वो साइन भी करेगा। साइन करने से क्या होगा, साइन करने का यही मतलब होगा कि हाँ उस व्यक्ति, उस रिलेटिव के सामने उस पर्सन को ले जाया गया है। तो यह सारी चीज फॉलो करनी होगी। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और साथ ही साथ काउंटर साइन भी किया जाएगा जो पर्सन अरेस्ट करेगा। तो समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर फॉलो करना है, मेमो बनाना है, नेम डेट वगैरह ये सब चीजें लिखनी करनी होगी। उसके अंदर यह भी लिखना होगा कि हाँ इस पर्सन को कब, तारीख, किस समय की, ये सब चीजें उसमें लिखनी होगी, ठीक है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज द राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। तो कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह अपने किसी भी रिलेटिव, किसी भी वेल विशर मतलब कोई भला चाहने वाले व्यक्ति को वो इन्फॉर्म कर सकता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, अब मुझे यहाँ से छुड़ाइए। तो यह जो राइट है वो हमने हर एक बेसिकली हर एक एक्यूज, जो भी जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है,
जिस भी पर्सन को कस्टडी में लिया गया है उसको दिया गया है। ठीक है, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लीव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी आइडेंटिफाई पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जैसे ही अरेस्ट किया जाता है उसके 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उस रिलेटिव को, मतलब अगर रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो हाथों हाथ काम हो जाएगा, और अगर हाथों हाथ नहीं हो पाता, वो समझो लेट सपोज की है ना, एक राजस्थान के अंदर जयपुर में रहता है और दूसरा जो रिलेटिव है वो लेट सपोज वहां सिरोही वगैरह में रहता है, सीकर में रहता है, तो अब होगा क्या ना कि अगर उसे वहां रहना है, उसे वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसके लिए उनके पास टाइम कितना है, 8 से 12 घंटे का टाइम है। 8 से 12 घंटे के टाइम के अंदर अंदर उन्हें सारा टाइम, डेट, प्लेस, वो सारी चीजें जो है उस रिलेटिव को पहुंचानी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले ये समझने से कि आखिर एफआईआर करी कब जाती है। ठीक है, तो देखो एक पर्सन का नाम है मिंटू। अब आप कहेंगे सर ये हमेशा मिंटू जी ही क्यों यहाँ आ जाते हैं और कोई दूसरे एग्जाम्पल काहे नहीं लेते? तो देखो बच्चों, मिंटू एंड चिंटू आर माय फेवरेट स्टूडेंट्स। बेसिकली मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हैं चिंटू और मिंटू। ठीक है, तो बेसिकली मुझे चिंटू और मिंटू को पढ़ाना बहुत पसंद था। तो देखो चिंटू और मिंटू, ठीक है, अब जो मिंटू था वो था थोड़ा, उसके अंदर थोड़ी वो शैतानी शक्तियां जागृत हुई। ठीक है, काली शक्तियों का साया उसके ऊपर घूमा और उसने क्या किया, चिंटू को मार दिया। बेसिकली उसका मर्डर कर दिया उस बंदे ने, मिंटू ने। ठीक है, मिंटू ने चिंटू का मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ कि मिंटू ने चिंटू का बेसिकली मर्डर किया, तो अब ऐसे में जो चिंटू के परिवार वाले थे उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, तो इसमें मिंटू को अब जेल में डाला जाना चाहिए। अब जो इसके परिवार वाले थे ना चिंटू के, वह गए कहाँ, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कोई पकोड़े तो खाएंगे नहीं वहां जाके। ठीक है, बेसिकली करेंगे क्या, तो वहां से शुरुआत होती है एफआईआर की। मतलब वो पुलिस को एक रिपोर्ट देंगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, अब आप कुछ इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले लीजिए। तो ऐसे में पुलिस जो है वो क्या करती है, पुलिस जो है वो इस मिंटू को पकड़ती है, पकड़ के जेल में लेके जाती है, और जैसे वो जेल में जाता है उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि आखिर क्या मिंटू ने ही चिंटू को मारा है कि नहीं मारा है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी होती है। ठीक है, अब बात की जाती है कि एफआईआर की स्टोरी कहाँ शुरू हुई, जब कोई ऑफेंस हो चुका है। क्या कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, उससे पहले भी हम एफआईआर कर सकते हैं? तो देखो बच्चों कई सारी चीजें वर्ल्ड में होती है, कुछ पॉसिबल होती है, कुछ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आपके लिए ये समझना जरूरी अभी बस इतना है कि आखिर ये एफआईआर होती क्या है। ठीक है, तो एफआईआर बस एक बेसिक एक रिपोर्ट होती है, जब कोई क्राइम कन्विक्ट हो जाता है तो उसके बाद दे दी जाती है। ठीक है, बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। अब जैसे ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है, ठीक उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है उस क्राइम से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जाता है एविडेंसेस और बेसिकली विटनेसेस को एक्वायर किया जाता है, उनको मतलब बेसिकली एक्वायर तो नहीं किया जाता, उनको बेसिकली लाया जाता है, पता किया जाता है कि क्या ये क्राइम उस बंदे ने ही किया है जिसके अगेंस्ट में हमें एफआईआर मिली है। अब यह जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। द लॉ स्टेट दैट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ एफआईआर wherever a person gives a information about the cognizable offense। cognizable offense क्या होता है, तो बच्चों एक ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसके रिगार्डिंग हम ये देखते हैं कि उसके रिगार्डिंग उसको बेसिक पनिशमेंट देनी ही देनी चाहिए। ठीक है, तो अब होता क्या है, एफआईआर शुरुआत कब होती है, जब एक पर्सन जो है, भोला भाला मनुष्य पुलिस के पास पहुंचता है और बेसिकली उसे अपनी दुख दर्द और पीड़ा को बताता है कि यह मेरे साथ हुआ है और अब आप कुछ एक्शन ले लीजिए। उसके लिए जो पुलिस वाला होता है, अब उसको कोई रजिस्टर मेंटेन करना होगा, बेसिकली उस रजिस्टर में वो इस एफआईआर को लिख लेता है। अब बात की जा रही है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन देना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरली होनी चाहिए और रिटर्न होनी चाहिए। अब ओरली और रिटर्न क्यों होनी चाहिए, तो देखो बच्चों भगवान की दया से हमारे पास यह एक मुख बधिर है जिसको हम बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से यूज कभी कभी कर लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है ना कि ओरली तो हम दे सकते हैं, पर उनकी तो बात करो जो ऐसे बेसिकली है ना ओरली उस चीज को नहीं बता सकते। ठीक है, बेसिकली जो मूक बधिर है, बेसिकली जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए रिटर्न का प्रावधान भी किया गया है। जो बोल सकते हैं वो भी रिटर्न में एफआईआर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, रिपोर्ट बता सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। एफआईआर क्या होती है, तो एफआईआर क्या होती है, बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट मतलब पहली, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, किसकी, डेट की, टाइम की, कि ये ऑफेंस कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, यह सारी चीजें एफआईआर के अंदर देखने को मिलती है। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंसेस, डिटेल द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंसेस, कि कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, कि कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन इनके देने, कौन कौन से इवेंट हुए थे, साथ ही साथ एक्यूज एंड विटनेसेस, कौन एक्यूज था, कौन विटनेस था, द नेम एंड द एड्रेसेस ऑफ द कंप्लेंट, कि किसने
कंप्लेन दी है, क्या उसका एड्रेस है, ये सारी चीजें उस एफआईआर के अंदर हमें देखने को मिलती है। देयर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच दी पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लाइंट। तो देखो होता क्या है ना, बेसिकली पुलिस के पास एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर एफआईआर लिखी जाएगी, नेम प्लेस ये सारे डिस्कशन विटनेस एक्यूज ये सारे उसके अंदर होंगे। साथ ही साथ नीचे है ना साइन भी करवा लिया जाता है कि हाँ कंप्लेन इस बंदे ने करी थी, हमने मन से नहीं करी, कि इस बंदे ने इसको एग्री भी किया कि हाँ ये कंप्लेन जो है वो मैंने ही करी। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो बच्चों, कभी भी कोई क्राइम होता है ना, जैसे कि लेट सपोज कोई मर्डर हुआ है, कोई किलिंग हुई है, कोई थेफ्ट हुआ है, मतलब चोरी वगैरह हुई है, तो बेसिकली उसका जो इफेक्ट है ना वो एक है ना विक्टिम के ऊपर नहीं पड़ता, वो पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। अरे सर ये क्या कह दिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बोले हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी क्राइम हुआ है, ठीक है, लेट सपोज कोई भी क्राइम हुआ है, अब क्राइम के अंदर हम देखते हैं दो पार्टी होती है, ठीक है, एक होती है क्राइम करने वाली और एक होती है जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, जिसे हम विक्टिम कहते हैं, ठीक है। अब इस क्रिमिनल ने क्राइम किया विक्टिम के अगेंस्ट में, जो सफर हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ विक्टिम। अब बात ये कही जा रही है कि अगर कोई भी क्रिमिनल कोई भी क्राइम करता है किसी भी विक्टिम के अगेंस्ट में, तो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम के ऊपर नहीं पड़ता बच्चा, वो जो है इफेक्ट वो पड़ता है पूरी की पूरी सोसाइटी एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखता है। तो ऐसे में क्या, कैसे, क्या कुछ वो देखते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल से हो सकता है कि थोड़े से आपके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो बादल है वो हट जाए। तो देखो एक हमने केस देखा था लक्ष्मण वाला, लक्ष्मण कुमार वाला, याद है कुछ, याद करो याद करो, जो भी जिसको भी याद है कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि आखिर लक्ष्मण कुमार वाला केस कौन सा था। इस लक्ष्मण कुमार के उस केस के अंदर हमने यह देखा कि केस तो लक्ष्मण कुमार का था, ठीक है, और उस लक्ष्मण कुमार के उस केस के अंदर दो पार्टियां हमने देखी थी, पार्टी ए और पार्टी बी। पर हुआ क्या ना कि उस केस का जो नाम है वो नाम क्या था वो देखो, उस केस का नाम रखा गया स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस द लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। अब स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गलती कर दी थी क्या कि उसको इस केस के अंदर रख दिया गया? नहीं, बेसिकली जो क्राइम जो भी बेसिकली उसमें जो भी क्राइम हुए थे ना उस केस के अंदर, वह जो थे ना वो एक पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में थे, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्टेट है एक सोसाइटी के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है, और इसीलिए यह केस का नाम रखा गया स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस द लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। और साथ ही साथ एक केस हमने और भी देखा था शांति वाला, शांति हेमराम वाला, जिसमें हमने देखा था कि उसमें बेसिकली केस तो शांति के अगेंस्ट में था, पर हमने उस केस का नाम यही तो रखा था स्टेट वर्सेस दी शांति हेमराम। तो अब ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, बेसिकली नुकसान जो है वो एक पर्सन को नहीं पूरी सोसाइटी को होता है, सोसाइटी को होता है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि सोसाइटी के जिम्मेदार कौन है, स्टेट है। तो स्टेट का नाम, स्टेट का बेसिकली एक वहां पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि स्टेट का सर नाम लिख दिया, शांति के पास भी एक वकील था, लक्ष्मण के पास भी एक लॉयर होगा ही होगा, तो अब ऐसे में ये जो स्टेट है जिसका नाम लिखा गया, अब इसकी तरफ से कौन है? तो इसकी तरफ से ही होते हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द कोर्ट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सॉरी द कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस एंड कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट। अब बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू कहां से होता है, चालू कहां से होता है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है वो शुरुआत होती है जब है ना बेसिकली जो पुलिस है वो अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया होता है, चार्जशीट बना लिया होता है, कोर्ट में दे दिया होता है, उसके बाद जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल वहां से शुरू होता है, ठीक है। अब यह जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के कारण यह एक ऐसा ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि वो एक्ट करे इम्पार्शियली, और साथ ही साथ रिप्रेजेंट करे फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स। मतलब जो है बेसिक इनकी जो ड्यूटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे में इनका काम यही है कि इम्पार्शियली ये काम करे, बेसिकली स्टेट के लिए काम करे, किसी के भी बिहाफ पे ये काम ना करे, ये जो सही है जो फैक्ट है ना वही आगे लेकर आए। विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। विटनेस लाना कोर्ट के सामने, बेसिक सही सही जो भी है वो सब चीजें एविडेंस वगैरह लेके आना, ताकि है ना जो कोर्ट है कोर्ट इनेबल हो सके और ये बता सके कि आखिर ये जो केस चल रहा है ना ये केस में क्या होगा क्या नहीं होगा।
एक जज का क्या रोल होता है? जज का एक रोल जो है कोर्ट में वो एक एम्पायर के जैसे होता है। जैसे एक एम्पायर जो है वो एक गेम को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, एक गेम जो है वो इजीली हो सके। दोनों पार्टीज जो है मतलब दोनों जो अपनी टीम्स है, टीम ए और टीम बी, उन दोनों ए और बी को क्या कर सके, एकदम अच्छे से उनका जो गेम है उसको कंडक्ट करा सके। ये काम होता है एक अंपायर का। ठीक उसी तरीके का काम होता है एक जज का। अब जज क्या करता है कि कोर्ट में कई सारे केस आते हैं, ठीक है। अब कोर्ट के अंदर केस आएंगे तो देखो दो पार्टी तो होगी ना, एक होगा जिसने क्राइम किया होगा और एक होगा जिसने बेसिकली उसके अगेंस्ट में अपना बेसिक प्रोटेक्शन मांगा होगा या फिर उसके लिए है ना उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें दो पार्टीज एक कोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो अब इन दोनों में से किसी भी पार्टी को उचित लगे, बेसिकली परफेक्ट उसको लगे कि हाँ जो जजमेंट हमारे कोर्ट ने दिया है वो एग्जैक्टली जो हमने मांगा था वही है, तो इसका जो काम होता है वो होता है हमारे जज का। अब जज क्या करता है? द जज हियर्स ऑल विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जो भी प्रोसिक्यूशन होता है और जो डिफेंस होता है, दोनों ही जितने भी एविडेंसेस लेके आते हैं, विटनेसेस लेके आते हैं, उन सभी को एक जज सुनता है, समझता है और उसके बाद अपना जजमेंट वो कन्वे कर देता है कि ये मेरा जजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया है, और अगर क्राइम किया है तो इसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो एक जज उसे बता देता है। ऐसे में जो जज है वो डिसाइड करता है एक एक्यूज पर्सन को कि वो गिल्टी है कि नहीं है। बेसिकली हमने एक्यूज्ड बनाया, ठीक है, एक पर्सन के लिए एफआईआर लिखवा दी कि इस पर्सन ने है ना लेट सपोज कोई क्राइम किया है, ठीक है। अब जो जज है ना वो उसके ऊपर पूरा उसका जितना भी विटनेस होगा, जितना भी एविडेंस होगा उसको सुनेगा, समझेगा और फिर उसके बिहाफ के ऊपर वो बताएगा कि हाँ क्या इस पर्सन ने वाकई में क्या इस एक्यूज पर्सन ने वाकई में कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है। अगर क्राइम किया है तो वो गिल्टी है, अगर क्राइम उसने नहीं किया है तो वो गिल्टी नहीं है। बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब इसके बाद वो देखेगा कि क्या वो प्रोसीजर मतलब जो एविडेंस हमने मांगे हैं क्या वो सारे के सारे एविडेंस वो प्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो एविडेंस भी प्रेजेंट कर देता है तो वो लॉस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगर लॉस के अंदर उसके लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट दी हुई होती है तो कुछ उसको पनिशमेंट दे दी जाती है, और स्पेसिफिकली अगर वो कोई क्राइम नहीं करता हुआ पाया जाता है, मतलब वो गिल्टी नहीं पाया जाता है, तो उसे छोड़ भी दिया जाता है, उसे निर्दोष बना दिया जाता है, उसे एक्विटेड किया कर दिया जाता है। इफ एक्यूज इज कन्विक्टेड द सेंटेंस। अब अगर किसी एक्यूज को कन्विक्ट मान लिया जाता है, मतलब उसे बता दिया जाता है कि उसने क्राइम किया ही किया है, तो उसे सेंटेंस मिल सकता है कैसा? तो देखो, ही में सेंड द पर्सन टू द जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ डिस्क्राइब्स। मतलब जैसा कानून कहेगा वैसी सजा ही उस बेसिकली अक्यूज पर्सन को दे दी जाएगी। जो भी एक अपराधी है, अगर अपराधी ने कुछ काम किया है तो उस अपराधी को उसकी सजा, उसकी जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डेंस टू द लॉ, ठीक है, जो भी लॉ में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग उसको दे दी जाएगी। अब अकॉर्डेंस टू द लॉ तो देखो इंडिया के अंदर काम करता है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ यह कहता है कि सभी लोग जो हमारे सामने हैं, मतलब लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है, सभी के लिए वही लॉज यूज किए जाएंगे जो किसी और व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। मतलब इक्वल लॉज जो है वो हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देखो बच्चों, इसके लिए एक स्टोरी हम लेते हैं जो हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और यह थी फिक्शनल केस। जो हमने शांति का एक केस पढ़ा था ना उसके बारे में। अब यह जो शांति का केस था ना, वो हमने क्या देखा था कि पुलिस आती है, शांति को पकड़ के ले जाती है, उसके ऊपर केस चलता है, लॉयर जो होता है वो ऐसा कोई एविडेंस दे नहीं पाता जिससे शांति को दोषी ठहराया जा सके, और इन दी एंड जो होता है शांति को छोड़ दिया जाता है और शांति का यह बताया जाता है कि शांति ने कोई भी क्राइम नहीं किया था, ठीक है। तो यह तो बड़ा स्मूथली चल गया, पर क्या हमेशा ऐसा चलता है? अरे इंडिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कई केसेस में जो थोड़ी सिचुएशंस होती है ना वो चेंज भी हो जाती है, ठीक है। अब सिचुएशन चेंज हो जाती है वो तो ओके है, ठीक है, बट इंडिया के अंदर एक सबसे है ना प्रोमिनेंट चीज दी गई थी, उसका नाम था फेयर ट्रायल। अब ये जो फेयर ट्रायल है वो यह कहता है कि किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोई केस है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो उस केस उस ट्रायल के रिगार्डिंग उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, ठीक है। पर अब हम कैसे मान ले? अब कोई ऐसी सिचुएशंस भी तो हमारे सामने होनी चाहिए, कुछ ऐसा एग्जांपल हमारे सामने होने चाहिए जो हमें बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जिस सिनेरियो में हम ये मान लेंगे कि हमारे पास फेयर ट्रायल नहीं है, ठीक है। अब ये फ्री लिख दिया है गलती से, ये टीम चलो छोड़ो, अभी यहाँ पे लिखना है फेयर ट्रायल, यहाँ पे फ्री ट्रायल लिखा हुआ था, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि आखिर फेयर ट्रायल हम कब किसी ट्रायल को नहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं का याद रखना। इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अ विटनेसेस टू शांति, अगर क्या होता कि शांति को ना ही तो विटनेस प्रोवाइड किए जाते, ना ही शांति को चार्जशीट प्रोवाइड की जाती, उसको बोला जाता कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं, आपके खिलाफ है ना केस आ चुका है, अब अगला केस आने के कारण अब आपको ये चीजें दे ही दी जाएगी, तो क्या ये सही होता? क्या शांति बिना किसी विटनेस के, बिना किसी चार्जशीट के क्या अपना केस जो है फाइट कर पाती? वो अपना केस कभी फाइट कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसके पास ना ही एविडेंस, नहीं विटनेस, ना ही उसके पास किसी भी तरीके की चार्जशीट की उसके ऊपर चार्जेस क्या क्या लगे हैं, उसको इस बारे में पता ही नहीं चलता, तो वो केस किस बिहाफ पे लड़ती? ठीक है, तो पहली ये सिचुएशन आ गई जिसमें हम किसी भी ट्रायल को अनफेयर ट्रायल कहेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं ही हेल्ड अ ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन, नाइदर द शांति नॉर द सुशील वर प्रेजेंट। अगर क्या होता कि ट्रायल एक ऐसी जगह पे एकदम सीक्रेट, एकदम अंडरग्राउंड सिचुएशन में एक ऐसी जगह पे चल रहा होता जहां पर ना ही तो शांति होती ना ही सुशील होती, मतलब सुशील होता, तो अब ऐसे में वह जो जगह होती वहां पे कन्विक्ट जो थे, मतलब बेसिकली जिनको माना जा रहा था कि कन्विक्ट है, इन लोगों ने ही अपराध किया है, इन्होंने ही क्राइम किया है, मतलब शांति है उसी ने ही क्राइम किया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका भी तो कोर्ट में उस समय, जिस समय उस पर केस चल रहा है उस समय उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। पुरानी मूवीज के अंदर देखा होगा ना, ये एकदम मुंह ढक के एकदम यूं बांध के काले कपड़े से फिर लेके जाते हैं एकदम कोर्ट के अंदर, फिर उसके ऊपर है ना बेसिकली वो पूरा केस चलता है, पूरा ट्रायल चलता है। तो ऐसा, पर अगर ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या हम कह पाएंगे कि वो एक फेयर ट्रायल है? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो प्रेजेंट नहीं होगा और उसके प्रेजेंट ना होने के बाद भी उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी तरीके का अनफेयर ट्रायल है। या तो शांति, सुशील उसका भाई था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिड नॉट गिव शांति's लॉयर, और अगर शांति ने क्या कहा था कि ना तो मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो ऐसे में शांति ने कहा पैसा है नहीं तो कोर्ट में, और बेसिकली मेरे पास लॉयर भी नहीं है, तो जो कोर्ट होता है वो उसे क्या प्रोवाइड कराता है? एक लॉयर प्रोवाइड कराता है। अगर लॉयर प्रोवाइड नहीं कराता तो क्या वो केस लड़ पाती? वो अपना केस नहीं लड़ पाती, तो यह भी एक अनफेयर सिचुएशन होती। द एडवोकेट रॉय वॉज नॉट गिवन इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच एज द मिस्टर शिंदे एंड द इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड द शांति गिल्टी। अब होता क्या कि कोर्ट कहते थे कि हाँ, जो बेसिक शांति को लॉयर प्रोवाइड कराया गया है ना, कौन? एडवोकेट रॉय, उसे है ना टाइम नहीं दिया जाएगा, जो आपको करना है 5 मिनट के अंदर कर लो। 5 मिनट में मैगी नहीं बनती एक टाइम में, उसे कह दिया जाता है कि आप 5 मिनट में जो भी आपको पूछताछ करनी है ये मिस्टर शिंदे मिसेस शिंदे से कर लो, उससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना। अब क्या एडवोकेट रॉय हो सकता है कि वो 5 मिनट के अंदर अपना सारा जितना भी उसे विटनेस या जो भी अपना एविडेंस उससे निकलवाना था, उसके मुंह से कुछ कहलवाना था, वो कहलवा पाता? नहीं कहलवा पाता। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते कि यह भी एक अनफेयर ट्रायल होता। पर क्या इंडिया के अंदर ऐसा होता है? नहीं बच्चों, इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी जो अनफेयर वाली जो सिचुएशन थी ना, अनफेयर ट्रायल वाली, वो इंडिया के अंदर फॉलो नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? तो देखो, हमारे पास है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमारे पास है राइट टू लाइफ। अब यह जो राइट टू लाइफ है, मतलब हमारे पास जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ये जीने का अधिकार हमें कहता है स्टेट्स दैट पर्सन्स लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन की आपको लाइफ लेनी है, मतलब उसको बेसिकली किसी भी तरीके से आपको पनिशमेंट देनी है, पनिश करना है, तो उसके लिए एक रीजन होना चाहिए और साथ ही साथ एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम शांति के केस के बारे में बात कर रहे थे, तो शांति के केस के ऊपर हम वापस से आते हैं कि क्या शांति का केस वाकई में फेयर था भी कि नहीं। तो देखो, अभी तक तो हमने सिचुएशन देखी थी कि क्या होता है, ये अगर हुआ होता, ये हुआ होता, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था ना। शांति को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड की गई थी जिससे उसने अपने केस को बड़ा ही स्ट्रांग बना लिया था, और इजीली तो नहीं कह सकते, पर हाँ कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट मिल गया था, जिस सपोर्ट के कारण वो अपने इस केस को विन कर पाई। तो देखो, वो सपोर्ट ये था कि शांति को है ना चार्जशीट प्रोवाइड कराई गई थी, साथ ही साथ उसके सभी सारे जो भी एविडेंसेस थे उसके अगेंस्ट में वो सारे उसे प्रोवाइड किए गए थे, ताकि वो है ना बता सके कि क्या वाकई में यह सारे चार्जेस सही है भी कि नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी। द ट्रायल वॉज हेल्ड अप इन अ ओपन कोर्ट इन अ पब्लिक व्यू। जो ट्रायल था ओपन कोर्ट में हुआ था, पब्लिक व्यू, जहां पे सुशील भी आया था। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ओपन कोर्ट की वजह से एक ट्रांसपेरेंसी रही थी, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बताती है कि ये एक फेयर ट्रायल है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और उस समय जो बेसिकली अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड कौन? शांति। शांति भी उस समय वहां पे प्रेजेंट थी।
शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। अब जो शांति है ना, शांति के पास तो लॉयर भी था, और वो जो लॉयर था वो कौन था? एडवोकेट रॉय थी। अब जो एडवोकेट रॉय थी वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड प्रेजेंट विटनेसेस इन शांति's डिफेंस। जो एडवोकेट रॉय थी ना, उस एडवोकेट रॉय को क्रॉस एग्जामिन करने का भी टाइम मिला था कि हाँ, आप इजीली जितने भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं ना वो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेसिक ये जितने भी है ना प्रोसिक्यूशन विटनेस दे रहा है, बेसिक जितने भी उसने एविडेंस दिए हैं वो गलत है, तो आप उसके लिए क्वेश्चनिंग कर सकते हो, कोई गलत वाली बात नहीं है। जज अज्यूम हर टू बी इनोसेंट। जज ने है ना केस शुरुआत होते ही उसे इनोसेंट समझ लिया था। इनोसेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिक उसे ये देखा गया कि यह तो इनोसेंट है, तो अगर उसके अगेंस्ट में, अगर उसकी जो मेंटेलिटी उसने बना ली है, अगर उसके अगेंस्ट में एक भी पॉइंट जाता है तो वो उस बारे में सोचेगा कि हाँ, हो सकता है कि शायद इसने कोई ना कोई गलती करी हो। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। तो ऐसे में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है प्रोसिक्यूशन के समय में देखी गई, कई सारी ऐसी चीजें देखी गई, कई सारे ऐसे रीजनेबल डाउट देखे गए, जिससे हमें यह पता पड़ा कि जो शांति है ना वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, बेसिक ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर, जज, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, पुलिस हैव डिफरेंट रोल टू प्ले। तो जब भी एक फेयर ट्रायल चलेगा तो उस फेयर ट्रायल के अंदर जज, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, पुलिस, इन सभी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जरूर है कि ये अपने जो रोल है उसे अच्छे से प्ले करे, तभी जाके हम उस ट्रायल को फेयर ट्रायल कह पाएंगे। They all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their caste, class, religion, gender, base, ideological backgrounds, gets a fair trial when they accused। देखो होता क्या है ना कि अगर किसी भी पर्सन को एक्यूज बनाया गया है, दोषी बताया गया है, तो उसके पास चांस होना चाहिए कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, एक्विटेड साबित कर सके, उसको एक्विटेड करा जा सके, भले ही उसकी कोई भी क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आइडियोलॉजी कुछ भी क्यों ना हो। पर अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसे ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। क्यों कराई जाएगी? क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 हमारे पास है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी नया डिस्कशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।